अमन प्रकाशन के सारथी श्री ज्ञानेंद्र चौहान जी, संयोजक बंधुओं, अनुवाद में अभिरुचि रखने वाले भाइयों बहन सबको मेरा नमस्कार। कोरोना के खतरनाक काल में साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ सब कहीं लगभग बंद हो गई है, लेकिन अमन प्रकाशन ने प्रतिकूलता को अनुकूलता बनाने का प्रयास किया है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इस सूक्ति को अमन प्रकाशन सार्थक बना रहा है। अनुवाद और साहित्य का अंतर संबंध एक विचारणीय विषय है। उस पर कुछ सोच विचार करने का अवसर अमन प्रकाशन ने मुझे प्रदान किया है। ये मेरे लिए मन को चैन मिलने का मुग्ध मुहूर्त है। मैं आरंभ में कुछ सामान्य परिचय अपने बारे में देना उचित समझता हूँ। मेरा पूरा नाम आर सुरेंद्रन है। आरसू मेरा कलमी नाम है। मलयालम मेरी मातृभाषा है। कालीकट केरल में रहकर मैंने हिंदी में उच्च शिक्षा पाई। मेरे कुछ हिंदी अध्यापक अनुवाद में बहुत दक्ष थे। के राधाकृष्णन प्रोफेसर, श्रीधर मेनोन, प्रोफेसर जी गोपीनाथन उनमें शामिल है। असल में हिंदी अध्ययन ने ही मुझे अनुवाद में अभिरुचि पैदा कर ली थी। कई श्रेष्ठ कवि कथाकारों की रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित थी। उनके भावना संसार में विचरण करते समय कुछ पंक्तियां मातृभाषा में रूपांतरित करके नोटबुक में लिख डालना मेरी आदत बन गई थी। ये रुचि धीरे धीरे बढ़ती गई और पत्र पत्रिकाओं को कुछ ऐसी कविताएं कहानियां भेजने लगा। संपादकों ने उनका सहर्ष स्वागत भी किया। मातृभाषा मलयालम की रचनाएं हिंदी पाठकों के सामने पेश करने के लिए मेरा मन ललक उठा। वो सपना भी धीरे धीरे साकार होने लगा। विश्वविद्यालय का अनुवाद बनना एक निमित्त था। अनुवाद पढ़ाने का दायित्व उधर मुझे मिला। अनुवाद के विभिन्न पहलुओं पर मेरी कुछ किताबें हिंदी में प्रकाशित हो चुकी है। उन प्रकाशकों से मैं अत्यंत ऋणी हूँ। साहित्य अनुवाद संवाद और संवेदना, अनुभव और अवधान, एक अनुवाद का एल्बम, अनुवाद कुछ नमूने कुछ पैमाने, ये इस विधा की कृतियाँ हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कृत साहित्यकारों के भाषणों का अनुवाद मैंने किया था। टैगोर के निबंध, प्रेमचंद के निबंध, गांधी जी के निबंध आदि का अनुवाद मलयालम में भी मैंने किया है। हिंदी के माध्यम से कश्मीरी, पंजाबी, नेपाली, असमिया, कोंकणी, बांग्ला तथा तमिल कहानियों का संकलन मलयालम में मैं प्रकाशित कर सका। अनुवाद मेरे लिए मनोविकास का निमिष रहा है। ये भाषाई अजनबीपन की दीवार को तोड़ने का काम लगा है। सीपी तोड़कर मोती बाहर लाने का प्रयास प्रतीत हुआ है। श्रेष्ठ साहित्यकारों के परोक्ष सानिध्य का संतोष तब प्राप्त हुआ था। सेतुबंधन में लगी रही गिलहरी की सेवा की कृतार्थता तब मुझे मिली। मन के आसमान पर नए नक्षत्र खिलने का सा आनंद तब प्राप्त हो गया। भाषा के क्षितिज को विस्तार करने का अनुभव हुआ था। संपादक तथा पाठकों ने मेरा हौसला बढ़ाया। अनुवाद मन को तरोताज़ा रखता है। ऐसे अनुभवों को कच्चा माल बनाकर साझेदारी और समझदारी की कुछ बातें आपके सामने रखना मेरे लिए एक सौभाग्य है। मैं मानता हूँ कि भाषाई दक्षता से भी बढ़कर अभिरुचि अनुवाद के लिए आवश्यक बुनियादी गुण है। निरंतर अध्ययनशील आदमी ही अनुवादक बन सकेगा। उसे भाषा पर अधिकार मिलेगा। वो एक प्रकार की एकलव्य साधना है। सोच के दायरे को विशाल बनाने के लिए उत्सुक आदमी ही उम्दा अनुवादक बन सकेगा। एक बाल्टी के पानी को दूसरी बाल्टी में उंडेलने के बराबर नहीं है अनुवाद। जिस प्रकार मूल लेखक शब्दों का जौहरी है, उसी प्रकार अनुवादक को भी
शब्दों का जौहरी बनना पड़ेगा। दो भाषाओं को पास पास लाने का अर्थ दो संस्कृतियों को पास पास लाना है। अनुवादक पराई संपत्ति के पहरेदार है। विश्व या भारत का इतिहास पढ़ते समय कई सीमा रेखाओं की ठीक ठीक जानकारी हमें मिलेगी। टॉल्स्टॉय, चार्ल्स डिकेंस, शेक्सपियर, गैल्सवर्थी, गोर्की, विक्टर ह्यूगो, पिरांदेलो, मार्केस, नादिम गौदी-मेयर, आचबे जैसे विदेशी लेखकों की कुछ अमर कृतियाँ अनुवाद के सहारे मैंने पढ़ी थी। तब पता चला कि राष्ट्रों की सीमा रेखाएँ कोई मायना नहीं रखती। रवींद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र, वी.एस. खंडेकर, प्रेमचंद, निराला, अली सरदार जाफरी, उमाशंकर जोशी, अमृता प्रीतम, किशन चंद्र जैसे वरिष्ठ भारतीय लेखकों की कृतियाँ भी मैंने पढ़ी थी, वो भी अनुवाद के माध्यम से था। भाषा विज्ञान के पारखी कहते हैं भारत की भाषाएँ अलग अलग परिवारों में आती है। अनुदित कृतियाँ पढ़ते समय ये बात मन में पक्की हो गई। भाषाई परिवार अलग अलग होंगे, लेकिन संस्कृति की दृष्टि से, विरासत की दृष्टि से हम सब एक ही बिरादरी के सदस्य हैं। मिलके चलने का संदेश हमें इधर की कृतियों से ही मिलता है। विदेशी साहित्यकार भी हमारे मानसिक पड़ोसी बन जाते हैं अनुवाद के माध्यम से। खलील जिब्रान आज भारतीय पाठकों के लिए एक सुपरिचित नाम है। उनकी कृतियों के अनुवाद लगभग सारी भारतीय भाषाओं में अनुवाद के द्वारा पहुंच गए हैं। दर्शन और कविता का मणिकांचन संयोग उनकी रचनाओं की विशेषता है। पाउलो कोएल्हो की कृतियाँ आज के भारतीय पाठकों को उन्मेष प्रदान करती है। आम पाठक भी उनको बहुत अधिक पसंद करते हैं। जीवन के छोटे छोटे प्रसंगों को दार्शनिक आयाम के साथ प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता अतुलनीय है। इसी प्रकार लैटिन अमेरिका के कई साहित्यकार हमारे आदर के पात्र बन गए हैं। संघर्षशील जनता के सपनों और अरमानों को वे हमारे लिए परिचित कराते हैं। उनकी कृतियाँ हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। विश्व नागरिक, भारतीय नागरिक जैसी सोच को मूर्तता कैसे मिलेगी? संविधान, न्यायालय और सरकार के आदेश, अनुदेश और अध्यादेश उसके लिए सहायक तत्व नहीं बनेंगे। विभिन्न युगों और राष्ट्रों के साहित्यकारों की कृतियाँ पढ़कर हमारा चेतना विकास संभव होगा। विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले लोग भी अच्छी तरह से उत्कृष्ट कृतियाँ पढ़ेंगे तो वे भी विश्व नागरिक बन सकेंगे। टॉल्स्टॉय ने अपनी कृतियाँ रूसी में लिखी थी। उसका अनुवाद गांधी जी ने भी पढ़ा था। मानवीयता के उत्कर्ष का संदेश गांधी जी को टॉल्स्टॉय की कृतियों से मिला था। रवींद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि बांग्ला की एक कृति है। अंग्रेजी कवि W.B. येट्स ने उसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था। तब येट्स अत्यंत भाव विभोर हो उठे थे। अंग्रेजी अनुवाद के लिए येट्स ने एक भूमिका भी लिखी थी। भारतीय संस्कृति, दर्शन और परंपरा की खूबियाँ वहाँ उजागर हो गई थी। पाश्चात्य संस्कार को भारत का परिचय देने के लिए ये अनुवाद एक सहारा बन गया था। विक्टर ह्यूगो का उपन्यास ला मिराबला मूलतः एक फ्रेंच कृति है। उसकी विशेषताओं से हम अवगत हैं। वो भाषा की दीवारों को, राष्ट्र की दीवारों को लांघने वाली कृतियाँ हैं। ह्यूगो के विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के पाठकों के मन में विशेष स्थान मिला है। एक भाषा की साहित्य कृति अनुवाद के बाद अन्य भाषाओं की साहित्य कृतियों से भी, उनकी प्रवृत्तियों से भी परिचित रूबरू हो जाती है। प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, स्वच्छंदतावाद, हालावाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकता, फेमिनिज्म, डायस्पोरा जैसी प्रवृत्तियाँ पहले एक भाषा तक सीमित रही थी।
बाद में अनुवाद प्रवाह के साथ साथ अन्य भाषाओं के साहित्य में भी ऐसी प्रवृत्तियाँ फैल गई, प्रबल बन गई। यूं विकास के कई द्वार खुलने लगे थे। अनुवाद का प्राचीन काल का अर्थ पुनः कथन था। फिर बाद में वो दो भाषाओं के संबंध जोड़ने का काम करता रहा। आज उसका अर्थ विस्तार हुआ है। पहले की मान्यता थी कि दो भाषाओं की संपदाओं का आदान प्रदान करना अनुवाद का धर्म है, लेकिन अनुवाद का धर्म आज उससे भी बढ़कर है। देश, काल, संस्कृति, विचार, इन सब का संबंध भी अनुवाद के माध्यम से जुड़ जाता है। अनुवाद का इतिहास रिश्ते जोड़ने का इतिहास है। अनुवाद को प्रवंचक मानना उचित नहीं होगा। वो सांस्कृतिक राजदूत है। भौगोलिक सीमाओं पर केंद्रित देशप्रेम को अनुवादक बदल डालता है। विश्व मानवीयता के राजपद के शिल्पी के रूप में उनका सम्मान करना है। एक प्रांतीय भाषा की कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले आने के लिए अनुवाद ही एक सहारा है। दोनों भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त करना मुश्किल है। एक भाषा में आस्वादन क्षमता और दूसरी भाषा में अभिव्यक्ति क्षमता आवश्यक है। L1 से L2 की ओर जो यात्रा है उसी को हम अनुवाद मानते हैं। इंटर लैंग्वेज ट्रांसलेशन और इंट्रा लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये दोनों अनुवाद के दो रास्ते हैं। कभी कभी L1 से L1 में ही अनुवाद करना की ज़रूरत पड़ जाती है। पानी का आकार बर्तन को, बर्तन के आकार पानी को, इसमें से कौन सा सही है, ये अनुवाद के संबंध में हमें सोचना पड़ेगा। आदान की भाषा और प्रदान की भाषा की वाक्य संरचनाएं अलग अलग होंगी। स्वीकार करती भाषा के पाठकों को ध्यान में रखकर अनुवाद करना है। लक्ष्य भाषा के पाठक के भौतिक स्तर का पता लगाना जरूरी है। शब्दानुवाद को भिन्न भिन्न अर्थों में कुछ लोग लेते हैं। कुछ लोग उसको निम्न स्तरीय मानते हैं और कुछ लोग बताते हैं कि आरंभ के शब्दानुवाद को कच्चा माल बनाना उचित होगा, फिर उससे मानक अनुवाद तैयार कर सकेंगे। विषयी प्रधान अनुवाद और विषय प्रधान अनुवाद, इस प्रकार दो तरीके हैं। समान शब्दों के अर्थ कभी कभी असमान होते हैं, इसका भी ख्याल करना होगा। पुनरानुवाद अनुवाद अध्ययन की एक नई दिशा है। अनुवाद मनोरंजन के लिए नहीं, वो मनोविकास के लिए है। कई अनुवादकों को अनुवाद की प्रक्रिया में नई कृतियों के प्रेरणा बीज मिलते हैं। अनुवाद करते समय मूल लेखक का परोक्ष सान्निध्य प्रतीत होगा। कृति का मनोयोगपूर्वक अध्ययन करने से नया रास्ता खुल जाता है। संकीर्ण वाक्य और मिश्र वाक्य आते समय अन्वय सही ढंग से पहले करना होगा। जो बात अनुवादक हजम नहीं कर सकेगा वो पाठक हजम नहीं कर सकेगा। मन का अनुवाद और मजबूरी का अनुवाद। अमृता प्रीतम ने इस प्रकार दो भेद अनुवाद के लिए माने हैं। तो इन दोनों अनुवादों में बहुत बड़ा फर्क है। अनुवाद पूरा होने पर पहाड़ पर चढ़ने का संतोष होगा या तीर्थ यात्रा समाप्त होने की प्रसन्नता मिलेगी, इस पर मतभेद है। भारतीय संदर्भ में हमें इसके संबंध में कुछ और बातें सोचनी होगी। जो भी हो, फास्ट फूड के समान फास्ट अनुवाद करें तो उसमें मूल लेखक की संवेदना नहीं आएगी। अन्य राष्ट्रों की तुलना में भारत की एक खासियत है, इधर का भाषा वैविध्य विचारणीय है। इस वैविध्य को विवेकशाली लोग वरदान मानते हैं। भाषा को बैसाखी बनाकर दंगा फसाद पैदा करना कदापि उचित नहीं है। एक बांसुरी में अनेक छेद होंगे। निपुण बांसुरी वादक के लिए एकाधिक छेद कोई असुविधा नहीं है। इधर की अनेक भाषाएं इंद्रधनुष के रंगों के समान है। हमारा देश भाषाओं का एक विशाल संयुक्त परिवार है। एक दूसरे का ख्याल संयुक्त परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी है। छोटों को ख्याल करना
बड़ों का दायित्व है। भाषाई भाईचारे को मजबूत करना, यही तरीका हमारे लिए वांछनीय है। वटवृक्ष के नीचे और किसी पौधे को जगह नहीं मिल जाएगी, उसे उगने पनपने में असुविधा होगी। भाषाई रिश्ता भी ऐसा न बने, इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा। हमारे देश की छोटी भाषाओं में कोंकणी, मैथिली, सिंधी, मणिपुरी, राजस्थानी, भोजपुरी, डोगरी, नेपाली आदि भाषाएं शामिल हैं। उनके पास भी अपनी साहित्यिक संपदा है। उनकी मूल्यवत्ता को समझने के लिए हम तत्पर रहें तो सांस्कृतिक विकास को अधिक अर्थवत्ता मिलेगी। उन भाषाओं के कई प्रतिष्ठित साहित्यकारों से बातचीत करने का अवसर मुझे मिला था। साहित्यकारों से मिलते समय उनकी मूलभूत समस्याएं हम समझ पाएंगे। उन भाषाओं के साहित्यकारों से हुई भेंटवार्ताएं मैंने इस किताब में शामिल की है। नागार्जुन हिंदी के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। उनको हिंदी लेखक के रूप में कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला था। यात्री नाम से उन्होंने छोटी भाषा मैथिली में कुछ कृतियाँ लिखी थी। उसी के आधार पर उनको केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। सिंधी के एक साहित्यकार ने अपनी वेदना मुझसे बांट ली थी। राष्ट्रगान में रविंद्रनाथ टैगोर ने सिंध शब्द का उल्लेख किया है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। एक आदमी ने सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर करके एक दलील पेश की थी। सिंध आज भारत का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान में है। इसलिए राष्ट्रगान से सिंध शब्द निकाल देना जरूरी है। न्यायालय का निर्णय यों आया। कवि कल्पना पर अंकुश डालने का हक न्यायालय को नहीं है। अदालत ने यों कहकर उस याचिका को बर्खास्त कर लिया था। हमारे प्राचीन काल के आचार्यों ने कहा था, अपारे काव्य संसारे कविरेवा प्रजापति। एक बार मैं दार्जिलिंग गया था। उधर के एक प्रमुख साहित्यकार I.B. रॉय से मुलाकात हुई थी। उनकी उपस्थिति में एक कविता का अनुवाद करने का प्रयास मैंने किया था। अंग्रेजी और हिंदी में उन्होंने अपनी मातृभाषा डोगरी की एक कविता सुनाई थी। अनुवाद हिंदी और मलयालम के संबंध को जोड़ते हुए उसको अनुवाद करने के लिए प्रयास मैंने किया था। मेरा लक्ष्य मलयालम में उस कविता का भाव संप्रेषित करना था। उस कविता का भाव हिंदी में इस प्रकार आया। हाय, बिखरे पड़े हैं बादल के टुकड़े आसमान पर इधर उधर। काश ये टुकड़े इकट्ठे हो जाए एक जगह पर। मिलेगी तब सूखी धरती को बारिश बारंबार। उगेंगे पनपेंगे घास, अंकुरित होंगे बीज कई। फैलेगी धरती पर तब हरियाली की खुशहाली। किसान को मिलेगा उन्मेष, मिलेगी अच्छी फसल। कवि इधर प्रतीकात्मक ढंग से एक अनोखी बात कहते हैं। हमारी कामनाएं और क्षमताएं एकमेक हो जाएंगी तो राष्ट्र और समाज की भलाई होगी। छोटी भाषा नेपाली में आई I.B. रॉय की ये कविता एक सीमित क्षेत्र तक रह गया था। अनुवाद के जरिए उनको विस्तृत करना आज की ज़रूरत है। इलाहाबाद के एक कार्यक्रम में भाग लेते समय मुझे महिषी महादेवी वर्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। युवकोचित उत्साह में मैंने उनसे एक ऑटोग्राफ देने का अनुरोध किया था। उनके मानस की बातें मेरे कागज़ पर उतर आई। ये पंक्तियाँ थी, तुम वसंत के प्रथम सुमन हो, कांटों में खिलना सीखो। मैंने इन पंक्तियों का अनुवाद अपनी मातृभाषा में किया था। നിങ്ങൾ വസന്തത്തിൻ ആദ്യസൂനങ്ങൾ വിരിയാൻ ശീലിക്കുക മുൾപടർപ്പിൽ। योग अनुवाद करते समय मुझे मनोविकास का अनुभव हुआ था। कन्नड़ के कवि कुवेंपु अंतश्चेतना के कवि थे। रविंद्रनाथ टैगोर के टक्कर के कवि थे। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। प्रसंगवश उन्होंने एक कविता मुझे सुनाई। कन्नड़ में पकड़ न होने के कारण मैं असमंजस में पड़ा। कमरे जाकर वे कुछ दान लेकर आए। बाहर भूसी का आवरण है
उसको निकाल कर अंदर का चावल लेना, यही मांग है। अंतश्चेतना भी इसी प्रकार है। बाह्य आवरण पर हमारा ध्यान पड़ता है, उसको निकालने से अंदर की अनमोल चीज़ मिलेगी। अनुवाद का आश्रय लेकर हम ऐसे अनोखे भावों को बांट सकते हैं। कुछ विदेशी विद्वानों ने भारतीय कवियों का अनुवाद अपनी अपनी मातृभाषाओं में किया है। ब्लूशंको सरजी कालीकट विश्वविद्यालय में रूसी के आरंभकालीन प्रोफेसर थे। उनसे मैंने एक बार बात की थी। शाकुंतल का रूसी अनुवाद हमारे चर्चा का विषय बना। उसके बारे में पूछा तो उन्होंने एक मार्के की बात कही। करामसिन ने इस कृति का अनुवाद रूसी में किया था। यह अनुवाद पढ़ने के बाद भारत के बारे में रूसियों का दृष्टिकोण आमूल-चूल बदल गया था। पहले प्रचलित धारणा थी कि भारत के लोग गलियों में सर्कस दिखाने वाले हैं, जादू टोना मंत्र तंत्र आदि में वे विश्वास करने वाले हैं, वे संपेरे हैं। लेकिन शाकुंतल का रूसी अनुवाद पढ़ने का अवसर जब उनको मिला तो ये दृष्टिकोण बेबुनियाद सिद्ध हो गया। भारतीयों के पास प्राचीन काल से ही सौंदर्य बोध है, जीवन मूल्यों पर उनका विश्वास टिका है। अलेक्सी बारानिको ने रामचरितमानस का अनुवाद रूसी में किया था। उनका सुपुत्र प्योत्र बारानिको 1990 में केरल आए थे। अपने पिताजी की अनुवाद साधना पर उनसे मुझे कुछ मूल्यवान जानकारी मिली थी। मानस के अनुवाद के पहले तुलसीदास और उनके युग का गहन अध्ययन अनुवादक ने किया था। कृति में प्रतिपादित आदर्शों का मनोयोगपूर्वक अध्ययन उन्होंने किया था। कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देने वाला काव्य है मानस। पिता पुत्र, भाई भाई, राजा प्रजा आदि के कर्तव्यों पर उन्होंने तुलसीदास ने प्रश्रय दिया है। वो भारतीय संस्कृति का विश्वकोश है। मानस हल्के ढंग से पढ़ने की कृति नहीं है, वो गंभीर विचारों की कृति है। कविता का अनुवाद बारानिकोव ने कविता में ही किया था। भगवत गीता के अनुवाद कई विदेशी भाषाओं में निकले हैं। बर्नॉफ ने फ्रेंच में, लासन ने लैटिन में, सामिस्लाव गैटी ने ग्रीक में इसके अनुवाद किए हैं। एर्डिन आर्नोल्ड का भगवत गीता अनुवाद अंग्रेजी में अधिक लोकप्रिय है। अपनी अनुवाद प्रक्रिया के बारे में वे लिखते हैं, द संस्कृत ओरिजिनल इज रिटन इन अनुष्टुप मीटर which cannot be successfully reproduced for Western ears. I have therefore cast it to our flexible blank words, changing into lyrical measures, where the text itself similarly breaks. For the most part, I believe the sense to be faithfully preserved in the following pages. यानी संस्कृत का अनुष्टुप चंद अंग्रेजी अनुवाद के ढांचे में नहीं डलेगा, वहाँ ढीलापन आवश्यक है। मुक्तचंद का सहारा लेना है। भाव को उसी रूप में बनाए रखकर भाषा बदलना वांछित मार्ग है। भगवद गीता अनुवाद का ये आत्मकथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी अनुवाद बहुत प्रभावशाली रहा था। गौरतलब है कि विलायत में रहकर बैरिस्टर कोर्स में पढ़ते समय गांधी जी ने इस अनुवाद का अध्ययन किया था और इसका गहरा प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा था। इंडोलॉजी या भारतीय विद्या के विकास में विदेशी अनुवादकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन को अनुवाद ने बढ़ावा दिया है और अब भी दे रहा है। प्रभावपरक अध्ययन आज एक नया विषय है। इसकी आधार सामग्री भी अनुवाद है। हर भाषा के पास अपने साहित्य का इतिहास है, लेकिन अनुदित साहित्य का इतिहास नहीं के बराबर है। असल में ये साहित्य के इतिहास का हिस्सा है। कम इतिहासकारों ने इस
पहलू पर विशेष ध्यान दिया है। मौलिक लेखन के साथ साथ अनुवाद विधा को पुष्ट बनाने वाले कई साहित्यकार हैं। रवींद्रनाथ टैगोर, अमृता प्रीतम, शंख घोष, जी शंकरपुर, अक्कीतम, शिवराम कारंत, अज्ञेय, निर्मल वर्मा जैसे साहित्यकार इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। संस्कार UR अनंतमूर्ति का एक आरंभकालीन उपन्यास है। विचार, विषय वस्तु और शैली की दृष्टि से ये एक अनोखा उपन्यास है। मलयालम में इस उपन्यास का अनुवाद बहुत लोकप्रिय बन गया था। इस अनुदित उपन्यास को मलयालम के BA BSc पाठ्यक्रम में जगह मिली थी। तब उपन्यासकार अनंतमूर्ति को केरल की युवा पीढ़ी बहुत पसंद करने लगी। मलयालम में ये उपन्यास कैसे आया, अनुवादक KP शंकरन ने इसके बारे में जानकारी दी है। उनको कन्नड़ में गहरी पकड़ नहीं थी। अध्यापक के रूप में मैसूर में वे सेवारत थे। उधर कन्नड़ भाषी छात्रों के साथ उनका निकट संपर्क था। इस संपर्क का उन्होंने खूब फ़ायदा उठाया। पूरा उपन्यास पढ़कर उसका शब्दार्थ वे छात्र उनको बताते रहे। अंग्रेज़ी में उन्होंने समझाया। कार्यसाधक कन्नड़ का ज्ञान भी उन्हें सहायक बन गया। उपन्यास का भाव अनुवादक पूरा समझ सके। उपन्यासकार अनंतमूर्ति मैसूर में सेवारत थे, इसलिए पाठक संपर्क, उपन्यासकार संपर्क, कथाभूमि संपर्क सब एक साथ मिलने का सौभाग्य अनुवादक को प्राप्त हुआ था। भाव संपत्ति मिलने के बाद भाषा बदलने का बीड़ा उड़ाना अनुवादक का नया प्रयोग था। ये प्रयोग बहुत कामयाब बन गया। कन्नड़ और मलयालम दोनों द्रविड़ भाषाएं हैं। शाब्दिक स्तर पर इनमें कई समानताएं भी हैं। ये भी अनुवादक को सुगम बनाने वाला एक तत्व बन गया था। ये उपन्यास बहुत सराहा गया। कन्नड़ के मशहूर उपन्यासकार शिवराम कारंत ने साहित्य अकादमी के अनुरोध पर हरिनारायण आप्ते के उपन्यास पण लोग सांड कोण घेलो का अनुवाद कन्नड़ में किया था मराठी से। वे अपना अनुवाद अनुभव हमसे यूँ बांटते हैं। ये अनुवाद मैंने अपनी पत्नी लीला के सहयोग से किया था। उन्होंने बम्बई में मराठी माध्यम से शिक्षा पाई थी। मैंने पत्नी से उसका शब्दशः अनुवाद कर डालने के लिए कहा। इसके बाद एक एक पैरा करके अपने वाक्यों में सारी कृति का अनुवाद बोलकर लिखवाया। बेलगांव और धारवाड़ में रहने वाले कन्नड़ भाषी मित्रों को जो मराठी जानते थे, इस अनुवाद में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ी। अनुवाद का ये कारंत मॉडल बहुत सराहनीय है। विख्यात हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन ने फारसी कवि उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद करके हिंदी की बड़ी सेवा की है। एडवर्ड फिट्जजेराल्ड के अंग्रेज़ी अनुवाद का सहारा लेकर उन्होंने ये काम किया है। उनका अनुभव सच है। सफल अनुवादक वही है जो अपनी दृष्टि भावों पर रखता है। शाब्दिक अनुवाद न शुद्ध होता है न सुंदर। भाव जब भाषा माध्यम को छोड़कर दूसरे भाषा माध्यम से मूर्त होना चाहेगा तो उसे अनुरूप उद्बोधक और अभिव्यंजक शब्द राशि में संचोने की स्वतंत्रता देनी होगी। यहीं पर अनुवादक मौलिक सर्जक बन जाता है या कृति को मौलिक सर्जन की कोठी में जगह मिल जाती है। मैं अपना एक अनुभव आप लोगों से बांटना चाहता हूँ। नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक अनुवाद कार्य मुझे सौंपा था। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों का अनुवाद का अवसर मुझे मिला था। हिंदी पढ़ना, हिंदी समझना और दूसरों को समझाना ये एकदम समान नहीं है। खासकर फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों को पढ़कर दूसरी भाषा में उसका अनुवाद करते समय बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी। अवसर को चुनौती और चुनौती को अवसर मानकर आगे बढ़ने का मैंने निर्णय लिया। कहानियों में आंचलिकता का अंश ज़्यादा था। नेपाल से आया एक गोरखा हमारे विश्वविद्यालय में सेवारत था, गणेशन।
मैंने उनका सहारा लिया। इसी के आधार पर अनुवाद एक प्रकार से सुगम हो गया, क्योंकि वो उस प्रदेश की आंचलिकता को समझते थे। व्यक्तिगत अनुभव के तहत मैं और एक बात जोड़ देना चाहता हूँ। मुझे पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में भ्रमण करने का अवसर मिला। मैंने देखा कि इधर के 7 राज्यों में कई जनजातियाँ हैं। उन सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। सिर्फ असमिया को भारतीय साहित्य की मुख्य धारा में स्थान मिला है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इन राज्यों की अपनी अपनी जनजाति भाषाएं हैं। उनकी साहित्यिक रचनाओं से हम ज़्यादा परिचय प्राप्त नहीं कर सके हैं। उधर के प्रमुख विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग के अध्यापकों ने मेरी मदद की। जनजातियों की भाषाओं की कुछ कविताएं, कहानियाँ हिंदी के माध्यम से प्राप्त करने का मेरा प्रयास सफल निकला। अरुणाचली, मिसिंग, कार्बी, खासी, काकबराक, बोडो, मणिपुरी, त्रिपुरी, गारो जैसी भाषाओं को भाषा वैज्ञानिकों ने भारोपीय परिवार में स्थान नहीं दिया है। चीनी मंगोली, तिब्बती नेपाली, ऑस्ट्रिक बर्मी भाषा वर्ग के अधीन उनको रखना भाषा वैज्ञानिकों ने अधिक उचित समझा है। जनजातियों की भाषाओं की साहित्यिक संपदा को अनुवाद के माध्यम से पहले हिंदी में और फिर हिंदी के सहारे अन्य भाषाओं में लाने का प्रयास अत्यंत आवश्यक। हिंदी में प्राप्त ऐसी रचनाओं का अनुवाद मैंने मलयालम में किया है। उपेक्षित नायिकाओं के बारे में मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें एक संकेत दिया था। उपेक्षित भाषाएं भी इसी प्रकार है। तो उन गौण भाषाओं की रचनाओं का अनुवाद करके मुझे बहुत बड़ा आनंद मिला। छोटों का ख्याल करना बड़ों की जिम्मेदारी है। अनुवादकों को प्रकाशकों का प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। इन भाषाओं की रचनाओं का रसास्वादन भारत के भिन्न भाषा भाषी लोग भी कर सकेंगे, इसके लिए सुविधा प्रदान करना भी जरूरी है। कुछ कृतियाँ अनुवादकों को निमंत्रित करेंगी। सांस्कृतिक उन्मेष और सामाजिक सरोकार की कमियाँ कहीं कहीं दिखाई पड़ेंगी। अनुवाद के लिए चुनते समय हमें इन्हीं बातों पर विशेष ध्यान देना है। अनुवाद को चुनेंगे तो मानवता का उत्कर्ष जहाँ है, उस प्रकार की कृतियों का चयन अधिक उचित होगा। पाठकों की अभिरुचियों का परिमार्जन भी उनका लक्ष्य बने। भाषा के विकास के लिए मौका दें। आज हम देखते हैं कि कुछ संस्थाएं डेली वेज के तहत अनुवादकों को काम सौंपते हैं। प्रतिपृष्ठ पारिश्रमिक तय करके वे अनुवादकों से काम करवाते हैं। ये अनुवाद का अपमान करने के बराबर है। साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद करने वालों को सोशल इंजीनियर्स के रूप में हमें मानना होगा। घंटा, पंक्ति, पृष्ठ संख्या आदि की पाबंदियां तय करके अनुवाद के स्तर को नीचे गिराने की प्रवृत्ति वांछित नहीं है। राष्ट्रमंगल और समाज मंगल के विशाल पद पर अग्रसर होते अनुवादकों को हर भाषा के पाठक आशान्वित होकर ताक रहे हैं। हम कह सकते हैं कि ये प्रशस्त पुण्य पंथ है। अनुवाद प्रशस्त पुण्य पंथ है। प्रशस्त पुण्य पंथ है। बढ़े चलो, बढ़े चलो। आप सबको फिर एक बार मेरा हार्दिक आभार, नमस्कार। इधर कैलाश वाजपेयी जी ने एक सवाल उठाया है, बहुत ही सार्थक प्रश्न है। उनको मेरा हार्दिक धन्यवाद। उनका प्रश्न है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय मुख्य रूप से क्या सावधानी बरतनी चाहिए। प्रश्न महत्वपूर्ण है। आंशिक रूप में मैंने अपने आलेख में इसका उल्लेख भी किया है।
इधर हमें विशेष रूप से ये देखना होगा कि हम किस भाषा के पाठकों को लक्ष्य करके अनुवाद कर रहे हैं। अगर हम मूल के पीछे पीछे चल पड़े तो अनुवाद नहीं, कहीं नहीं पहुंचेगा। हमारा लक्ष्य भाषा के पाठकों के प्रति एक विशेष जिम्मेदारी है। तो श्रोत भाषा की वाक्य संरचना और उसका शब्द विधान हमारे लिए अनुवाद करते समय उसके पीछे पीछे चलते समय सब कुछ कृत्रिम बनेगा। सहजता अनुवाद की पहचान है। साधारण पढ़े के लिए जब रोक टोक आ जाएगा या कहीं कृत्रिमता दिखाई पड़ेंगे तो वो लोग सोचेंगे कि इस अनुवाद के पढ़ने से भी बेहतर होगा कि मूल की तलाश में जाकर उस कृति को पढ़ना। तब जाकर के अनुवाद बेमतलब बन जाता है। तो मुख्य जिम्मेदारी या आपके प्रश्न में जो मुख्य मुद्दा है इसका उत्तर यही है कि अनुवाद की अपनी सहजता है। जिस प्रकार मूल भाषा की कृति की अपनी सहजता है, तरलता है और संवेदना की उसकी सहजता है, उस पर हमारा ध्यान टिक जाना चाहिए। मूल कृति पढ़ते समय मूल भाषा के पाठों को जिस प्रकार का आनंद मिलेगा, ये आनंद अनुवाद पढ़ते समय लक्ष्य भाषा के पाठों को भी मिल जाना चाहिए। हमें मूल भाषा के प्रति ज़्यादा न्याय बरतना है या लक्ष्य भाषा के प्रति ज़्यादा ईमानदारी बरतनी है, इस पर सोचते समय लक्ष्य भाषा के ही पाठक अनुवाद पर निर्भर रहते हैं। इसलिए लक्ष्य भाषा की वाक्य संरचना, उसका गठन और उसका जो वाक्य विन्यास है उस पर विशेष ध्यान देकर आगे बढ़ना होगा। सहजता ही सफलता है। जहाँ सहजता नहीं है वहाँ सफलता नहीं होगी। इस मुद्दे का विस्तार मैं करना चाहूँगा। कुछ लोग आज ये मानते हैं कि प्रशिक्षण या ट्रेनिंग से अनुवाद की क्वालिटी या उसका स्तर बढ़ जाएगा। वो पारिभाषिक शब्द तकनीकी विषय इस प्रकार के विषयों के लिए वो सही है। अनुभूति का साहित्य और सूचना का साहित्य दो अलग अलग क्षेत्र है। जहाँ पारिभाषिक शब्दावली की समस्या है वहाँ हम प्रशिक्षण मिलने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जहाँ संवेदनाएँ हैं, जहाँ हम कल्पनाएँ हैं, जहाँ हम सपने हैं, वहाँ जाकर हम इस प्रकार प्रशिक्षण के बल पर आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। महादेवी वर्मा ने एक प्रसंग में इसका जिक्र किया है। दो पत्थर के टुकड़े मेज़ पर हम रखेंगे तो वो दो टुकड़े हैं, एक के बाद दूसरा टुकड़ा रखे तो वो एक टुकड़ा दूसरे दो टुकड़े बन जाएंगे। लेकिन पानी की एक बूंद और पानी की दूसरी बूंद एक ही स्थान पर रखेंगे तो वो दोनों मिलकर एक बूंद बन जाएगी। साहित्य अनुवाद में इस प्रकार की बात होती है क्योंकि संवेदनाओं का विलयन उसमें हो जाता है और जब संवेदना का विलयन हो जाता है तब उससे एक नई चेतना मिल जाती है, उसमें नई स्फूर्ति मिल जाती है। तो मूल कवि के साथ हमारा आदर बढ़ेगा। बहुत सारे कवियों ने अज्ञेय का जो काव्यानुवाद है, रघुवीर सहाय का जो काव्यानुवाद है, ये सब उदाहरण हमारे सामने हैं। तो उन अनुवादों के माध्यम से हमें नई नई चेतनाएँ मिल जाएंगी। जब कुछ मूल साहित्यकार अनुवाद की ओर मुड़ जाते हैं तब उनके लिए नई बातें मिल जाएंगी। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, तो ये इनका रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक वाक्य था, एक उनकी एक पंक्ति थी। महादेवी वर्मा ने उससे प्रेरणा आत्मसात करते हुए ये लिखा है कि जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। ये असल में बीज वही है लेकिन इसमें आकर उन्होंने अपना अंश भी जोड़ दिया है। तो अनुवाद में छोड़ने और जोड़ने का
तरीका ठीक नहीं है। कुछ लोग इस प्रकार बताते हैं, कहीं कहीं कुछ इस पंक्तियों को छोड़ना पड़ेगा, कहीं कहीं कुछ पंक्तियों को जोड़ना भी पड़ेगा। जोड़ना इसका अर्थ है कि पहले की पंक्ति को सहजता लाने के लिए अंतिम पंक्ति बनानी होगी। टैगोर के गीतांजलि का वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, ये सारी बहुत सारी बातें बताकर वो बताते हैं टू दैट हैव नो फ्रीडम लेट माई कंट्री अवेक। अनुवाद करते समय बहुत सारे अनुवादकों ने ये लिखा है कि टू दैट हैव नो फ्रीडम लेट माई कंट्री अवेक, ये पंक्ति पहले आई है, और बाद की वेयर द हेड इज हेल्ड हाई माइंड इज विदाउट फियर, इस प्रकार की जो बातें हैं वो बाद में आ गई है। इसलिए पंक्तियों के स्थान क्रम को बदलना होगा सहजता लेने के लिए, उसको अलग चीज़ बनानी नहीं है, लेकिन उनके क्रम को, पंक्तियों के क्रम को बदल देने से अनुवाद में कहीं औचित्य आ जाएगा, तो उस दिशा में भी हम सोच सकेंगे। एक शब्द कवि एक बताते हैं कि शेली है, अंग्रेजी के जो कवि बताते हैं कि जिस प्रकार एक पेड़ की डाली में नए नए पत्ते आ जाते हैं, उसी ढंग से कविता लिखते समय शब्द मिल जाते हैं कवि को। अनुवादक को भी इस प्रकार से नए नए शब्द सहजता से, स्वच्छंदता से मिले तो वही अच्छा रहेगा। बाइबल में एक वाक्य है, मैनी आर कॉल्ड ए फ्यू आर चोसन। ये अनुवाद प्रक्रिया में भी या अपनी लेखन प्रक्रिया में भी ये बात चरितार्थ हो जाती है, लागू हो जाती है। हमें अनुवादकों को साधकों के रूप में काम करना होगा, तभी सारी बातें आसानी से आ जाएगी। हम फटाफट जल्दी जल्दी तुरंत तुरंत अनुवाद करें तो उसमें अनेक प्रकार के अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ हो जाने से बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती है। इसलिए दो भाषाओं के साथ अन्याय न होने के लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। सहज सतर्कता चाहिए, सजगता चाहिए, तभी सफलता हासिल होगी। अमन प्रकाशन ने एक नए तरीका को अपनाकर इस प्रकार का एक आयोजन किया है। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विद्वानों ने अपना विचार प्रकट किया है। इस श्रृंखला की एक कड़ी बनने के लिए मुझे भी अवसर मिला है। मैं कानपुर के अमन प्रकाशन को अपना धन्यवाद उनके प्रति प्रकट करता हूँ।